नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा की खास खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेपी दलाल चेयरमैन सुभाष बराला बैठक में मौजूद है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। किसान कल्याण प्राधिकरण के कई लोग यहां पर मौजूद हैं। जेपी दलाल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, जहां पर किसान कल्याण प्राधिकरण के कई सदस्य इसमें मौजूद हैं। जेपी दलाल, चेयरमैन सुभाष बराला भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा भी हो रही है। फिलहाल चंडीगढ़ में ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक शुरू हो गई है और नेताओं का काफिला पहुंचता हुआ आपको तस्वीरों में दिख रहा है। सब बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंच रहे थे। अब जो है बैठक जारी है। थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है, बैठक जारी है। चंडीगढ़ से आपको खबरें बता रहे हैं। बैठक से पहले नेता जब वहां पहुंचे तो नेताओं की गाड़ियों का काफिला आपको दिखा रहे हैं। अब फिलहाल बैठक जारी है। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और कई लोग इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और उसके अलावा किसान प्राधिकरण के कई सारे सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तमाम विषयों पर चर्चा जारी है, इसलिए चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है और बड़ी अहम भी ये बैठक होने वाली है किसानों के लिहाज से, जिसमें अभी फिलहाल ये बैठक जारी बताई जा रही है। तो चंडीगढ़ से आपको बताएं, जहां पर किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक जो है वो जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, इसलिए कई मायनों में ये बैठक जो है वो खास बताई जा रही है। इसमें किसान कल्याण प्राधिकरण के कई सारे सदस्य भी मौजूद हैं। जेपी दलाल भी इस बैठक में पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वदेशी रोजगार मंच के द्वारा स्वदेशी मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। इस मेले में स्वदेशी उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वावलंबी भारत मंत्र के साथ स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने किया। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मेले में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, दस्तकारों, हस्तकारों और शिल्पकारों ने विरासत, संस्कृति और परंपरा को जीवित और समृद्ध रखा है। हमारे सभी शिल्पकार, कलाकार, वस्त्र उद्योग में लगे कुम्हार, बढ़ई, सभी भाई बहनों के प्रति नमन के भाव से कार्यक्रम को आगे ले और इन्हीं के प्रोडक्ट्स को, इन्हीं के बनाए सामान को जब हम खरीदेंगे तभी भारत विकसित और समृद्ध दोनों होगा। इसी विचार के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि देश का विकास आर्थिक समृद्धि पर निर्भर है। ग्राफिक हेड की और ये टीम, फिर हम लोगों को ये भी मालूम है मुकेश गुप्ता जी कोई बाहर के प्रोफेशनल हमारा मेला नहीं लगा रहे ना, वो स्वयं हमारे कार्यकर्ता है, स्वयं स्वदेशी के कार्यकर्ता है। इस नाते से मेले का आयोजन का हमने तय किया कि हाँ आपके नेतृत्व में लगना चाहिए और ये मेला अच्छे ढंग से सफल होगा, इसमें किसी को कोई शंका की वाली बात नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकेश जी, दिल्ली की स्वदेशी जागरण मंच की टीम, आलोक और बाकी सब लोगों को देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय स्वदेशी, जय भारत। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉक्टर अश्वनी महाजन ने स्वदेशी मेले में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों, हस्तकारों, शिल्पकारों और दस्तकारों का आभार व्यक्त किया। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर
इस बात को तय किया है कि अभी हम पूरे देश भर में हर जिला में हर वर्ष एक स्वदेशी मेला आयोजित करेंगे और उसी श्रृंखला में मैं मुकेश जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि कनॉट पैलेस में इस मेले का आपने आयोजन करके स्वदेशी आंदोलन को एक नई ऊर्जा भी आपने प्रदान की है। मेले का प्रबंधन देख रहे ग्राफिक साइट के चेयरमैन श्री मुकेश गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मेले से अर्जित आय को स्वदेशी जागरण मंच को स्वदेशी उद्योगों और संस्कृति के विकास के लिए दिया जाएगा। व्यवसाय के तौर पर तो हमारा बिजनेस है ही एडवर्टाइजिंग और इवेंट का, और इवेंट इस तरह के इवेंट हम गवर्नमेंट के लिए पूरे देश में बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। और ये जो हमने कार्यक्रम किया है, ये जो चल रहा है मेला, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है। स्टॉल हमने जरूर पेमेंट बेसिस पर ही दिए हैं, लेकिन जो भी इसका प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट स्वदेशी जागरण मंच को ट्रांसफर होगा। विविधता में एकता के सार का अनुभव कराने वाला ये मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वर्तमान में अनुपयोगी और खाली पड़े प्लॉट की नीलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि बोर्ड के पास 35 स्थानों पर अनुपयोगी प्लॉट या संपत्तियां जैसे पुराने कार्यालय भवन या स्टाफ क्वार्टर हैं, जिन्हें नीलाम करने की बात हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई शहरों में अब मंडियां शहरों से बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं। इसकी जानकारी एक पोर्टल बनाकर अपलोड की जाएगी। इसके बाद उनकी नीलामी की जाएगी। वहीं वर्तमान मंडियों में शेष प्लॉटों की बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की योजना है। तो खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और बैठक में आपको बता दें कि जेपी दलाल भी मौजूद रहे और इसमें कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे जो सरकारी संपत्ति होती है पुरानी पड़ी स्टाफ क्वार्टर वगैरह, उनकी बिक्री पर भी बात की गई है, यानी उनकी नीलामी पर बात की गई है। बैठक के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक में जेपी दलाल भी मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें जो सरकारी संपत्तियां होती हैं पुरानी, जैसे स्टाफ क्वार्टर वगैरह, कोई कार्यालय, कोई भवन, जिसकी नीलामी पर अभी चर्चा चल रही है और इसकी नीलामी के बाद से इसके राजस्व को जोड़ने की बात चल रही है। और कैथल के हुडा सेक्टर 18 में ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदार और मजदूरों ने मीटिंग की है, जिसके बाद ठेकेदारों ने कहा है कि 20 जनवरी तक सरकार उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाती है और मांग नहीं मानती है तो 21 जनवरी से मिट्टी संबंधित काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे सरकार के सभी कार्य भी बंद कर देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से जो लोग मिट्टी का कार्य कर रहे हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। मैं जिले सिंह प्रजापति क्योड़क से, कैथल एसोसिएशन से। तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि मिट्टी को माइनिंग से बाहर किया जाए। पूरे हरियाणा के अंदर ऑल हरियाणा 20 तारीख से बिल्कुल मिट्टी का काम जेसीबी मशीन, डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर, कोई भी मशीनों से कोई भी काम नहीं करेगा। हमारी
महापंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि 20 तारीख से बिल्कुल हमारा मिट्टी का जेसीबी का काम बंद है, क्योंकि हमारी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था तो उसमें हमारी कोई भी सुनाई गवर्नमेंट ने नहीं की है। हमारा यही निर्णय है कि गवर्नमेंट से भी हमारा यही है कि हम मिट्टी को मायने से बाहर करें और हम मिट्टी का काम बिल्कुल बंद करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी, B&R, NH और हमारा कैथल एसोसिएशन कोई भी मिट्टी का काम नहीं करेगा जेसीबी के ट्रैक्टर के साथ। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुने और हमारा ये अल्टीमेट है कि हम 20 तारीख को बिल्कुल काम को बंद करेंगे। ऑल हरियाणा इस तरह का जो प्रदर्शन रहेगा 20 तारीख को बंद कैसे करेंगे? सभी साधन एक जगह इकट्ठे करेंगे। 20 तारीख को हम किसी का गवर्नमेंट का या प्राइवेट कोई भी काम नहीं करेंगे, मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, टम्परों के साथ। हमारा पूरा हरियाणा का यही निर्णय है, ऑल हरियाणा का, भाई बिल्कुल 20 तारीख को बंद काम। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो ये माइनिंग लगाई गई है, ये कोला पत्थर पे होती थी, ये लगा दिए मिट्टी पे। अगर कोई लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी निकले तो माइनिंग लगाओ, मिट्टी पे माइनिंग को बिल्कुल बंद करो, माइनिंग से बाहर निकालो। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। यदि कोई मिट्टी को माइनिंग से बाहर करो, मिट्टी को माइनिंग से बाहर करो, भाईचारा। और जिला कार्यकारिणी की बैठक में नमो ऐप, विकसित भारत संकल्प यात्रा और दीवार लेखन और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को लेकर के निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर की नीतियों को घर घर पहुंचाएं, फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की मंगलवार को कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी बैठक हुई। श्री अखंड गीतापीठ शाश्वत सेवा ट्रस्ट में इस बैठक हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष रवि बतान की अध्यक्षता में बैठक हुई। दीवार लेखन, देवस्थली की साफ सफाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नमो ऐप समेत कई अहम संगठनात्मक मुद्दों को लेकर के इसमें चर्चा हुई। वहीं नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को बैठक में 2024 चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र दिया है। उन्होंने मोदी मनोहर की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने जिले में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और राज्य मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा भी मौजूद रहे। विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण का कार्य अब तक तेज कर दिया गया है और तीर्थ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इसके बाद ये तीर्थ पूरे विश्व में अपनी भव्यता बिखेरने के लिए प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इस हवेली में हमारे अंकल हैं। मेरी पहले भी इनसे 1-2 बार फोन पे बात हुई थी, तब इस बारे में चर्चा नहीं हुआ। इस बारे में मेरी चर्चा नहीं हुई थी कि इनके घर में मतलब इतने धर्म से रिलेटेड, हिंदू सिख भाईचारे से रिलेटेड इतना कुछ है। तो आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। समा जो है ये कहता है कि समा तो उड़ता है, जाता है, लेकिन यादें जो हैं वो इनके घर में समाई हुई हैं। जिसको भी मौका मिलता है मैं अपने यहाँ पे हमारे जो आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके यहाँ पर जरूर विजिट कराऊंगा, जिससे कि हमारा जो इतिहास है, हिंदू सिख धर्म का इतिहास जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखा जाए। और अंबाला पुलिस की CIA 1 टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है। आरोपी सानूराम नारायणगढ़ के गांव डेहरा में अपने घर से नशा सप्लाई करने का काम करता था, जिसके कब्जे से 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वे कहां से नशा लेकर आता था, जिस पर टीम जांच में जुट गई है। वहीं टीम ने एक ऑटो ड्राइवर को भी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 600 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। जिला अंबाला के अंदर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे को लेकर बड़ी सख्ती से पुलिस को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिन पर कार्य करते हुए हमारी टीम ने दिनांक 12 जनवरी को शाम को एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि नारायणगढ़ के गांव डेरा के अंदर एक घर में मोटे तौर पर चूरा पोस्त पड़ा हुआ है, जिस पर हमें एएसआई रेशम की अध्यक्षता में एक टीम तैयार करके शाम को उस घर की सर्च वारंट लेकर और हमें टीम ने उस घर में सर्च की तो वहां गांव डेरा के अंदर, जो कि नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर है, सर्च करने पर 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्त जो हमारी टीम ने वहां से जब्त किया। और लोहारू के ढिगावा में पब्लिक हेल्थ के जेई ने अपनी पत्नी की रोटी सेकने वाले तवे से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारू लाया गया। वहीं पति सहित 9 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज। और मिली जानकारी के अनुसार लोहारू निवासी आरोपी जेई लोकेश कुमार अपनी पत्नी प्रवीणा के साथ पिछले कुछ महीनों से ढिगाव में एक किराए के मकान में रहता था। दोनों का मई 2023 में ही विवाह हुआ था। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जेई लोकेश ने रोटी सेकने वाले तवे से कथित रूप से अपनी पत्नी प्रवीणा की हत्या कर दी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका पार्क में बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों द्वारा आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। और इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान है। वहीं पुस्तक मेला जो है वो 22 जनवरी तक चलेगा और इसमें 100 प्रकाशक जो है वो स्टॉल लगाएंगे और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आदि पुस्तकें उपलब्ध होंगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं और प्राचीन काल में जो है वो भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का सहारा लिया जाता था और पुस्तकें जो हैं हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। विशेष आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं, जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है, तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ, वो आगे अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक, ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था।
कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसे ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसे लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है, हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को। लेकिन कभी कभी ये पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। और कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद से श्री रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, और प्रधानमंत्री के प्रयासों और अदालत के निर्णय के बाद से 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 9 फरवरी को हरियाणा के नागरिक और विधायक श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे होगा और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अंग्रेजों मुगलों के जुल्म सहने और 4 लाख लोगों की शहादत के साथ ही 500 साल बाद अयोध्या की पावन भूमि पर श्री रामलला विराजमान होंगे और इस लंबे अंतराल के बाद से देश और प्रदेश के हर गांव और शहर में जश्न और उल्लास का माहौल होगा और हर जगह धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही लंगर, श्री राम कथा जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। एक प्रश्न का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 जनवरी को ड्राई डे रखा गया है और सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का भी निर्णय लिया है। सौभाग्यशाली है कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला के भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हम अपनी आंखों से देख पाए। लगभग 500 वर्षों की इंतजार के पश्चात भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और यातनाएं सही, चाहे वो मुगलों का काल था, चाहे वो अंग्रेजों का काल था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हरियाणा की खास खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।